गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इससे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस है ना, यानी कि हाउस की GAV वैल्यू निकालना कैलकुलेट किया था और हमने इलस्ट्रेशन भी डिस्कस किया था। तो आइए देखते हैं एक और इलस्ट्रेशन हम इसी टॉपिक के ऊपर देखते हैं। इसमें अलग अलग सिचुएशंस दे रखी हैं जिसमें आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला जाता है वो इस क्वेश्चन और इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आप सीख जाएंगे। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4.8 पेज में लास्ट में ये दे रखा है आपके। श्री उमेश का एक मकान जयपुर में 10,000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया हुआ है। मकान का नगर परिषद मूल्यांकन 96,000 वार्षिक है। मानक किराया यानी कि स्टैंडर्ड रेंट 1,02,000 है। यदि यह मकान का उचित किराया 1,08,000 वार्षिक हो तो निम्न दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए आपको किराया वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है। मकान का वार्षिक मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट अलग अलग सिचुएशंस दे रखी है, ये कॉमन इन्फॉर्मेशन दे दी जो सभी पॉइंट्स में आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। इसके बाद ये अलग अलग पॉइंट है, इन अलग अलग पॉइंट के लिए आपको हर एक सिचुएशन दे रखी है। अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग सिचुएशन में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है हाउस की आपको कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यह मकान 3 माह स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आया, यानी कि सेल्फ रेजिडेंस के लिए इस घर को 3 महीने के लिए यूज़ किया हुआ है श्री उमेश ने। इसका मतलब किराए के लिए कितने टाइम अवेलेबल था? 9 महीना। तो हम यहाँ पे जो अमाउंट रिसीवेबल या प्राप्य किराया जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे केवल हम 9 माह को ही कंसिडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, इस मकान का 3 माह का किराया बाकी है जिसके वसूल होने के नियमानुसार कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब प्राप्य किराए में 3 महीने का किराया हम लेस कर देंगे। थर्ड में यह मकान 1 माह खाली रहा और 2 माह का किराया बाकी है, यानी कुल मिला के हमें अलग अलग पॉइंट्स के अंदर हमें 3 महीने का किराया इंक्लूड नहीं करना है प्राप्य किराए में। फोर्थ है, यह मकान 3 माह खाली रहा, यानी यहाँ पर भी आपको जो रेंट रिसीवेबल आप लेंगे उसमें आप 9 माह का ही लेंगे। फिफ्थ पॉइंट, यह मकान 2 माह तक निवास हेतु स्वयं के निवास हेतु काम में आया। इसका मतलब आप यहाँ पे 10 माह का ही मानेंगे प्राप्य किराया और 3 माह का किराया बाकी है और उसमें से भी फिर आप 3 माह का किराया लेस कर देंगे क्योंकि वो आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट पॉइंट सबसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आप लोगों को। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आप सबसे पहले जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से हेडिंग लिखनी पड़ेगी कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर। आप लोग लिखेंगे 2021 क्योंकि आप लोगों की जो नई बुक है उसमें जो असेसमेंट ईयर है वो है 2021। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 3 मंथ्स। इसका मतलब 9 मंथ्स के लिए ही वो रेंट के लिए अवेलेबल था, तो जो प्राप्य किराया है वो 9 महीने का ही होगा। तो सब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट से। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो राशि हम यहाँ पे आउटर कॉलम पे लिख लेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए यही फॉर्मेट है। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चल के GAV कैलकुलेट करनी। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है आपको 96,000, फेयर रेंट दे रखा है क्वेश्चन में 1,08,000। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो यहाँ पे आप C पॉइंट पे आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,08,000। फिर इसको 1,08,000 को आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, मानक किराए से, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 1,02,000। अब इन दोनों में से जो कम होगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो 1,02,000 आ गया आपका, ये कहलाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि अपेक्षित किराया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने में जो फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको वो होगा अपेक्षित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि इस तरीके से अमाउंट्स को कंपेयर करके आप कैलकुलेट करेंगे। फिर ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आप लोगों ने कैलकुलेट किया इसको आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से। हिंदी में इसको बोलेंगे प्राप्त या प्राप्य किराया, जो कि हमने इससे पहले के टॉपिक वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो अब ये वो रेंट होगा जो आपको मिलता या जो आपको मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बोला है कि 3 मंथ्स वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रहेगा, स्वनिवास के लिए रहेगा। इसका मतलब 3 महीने हम हटा देंगे, 3 महीने हमने हटाया तो हमारे पास बचे 9 महीने। 10,000 रुपये इसका किराया बताया गया है, तो 10,000 × 9 90,000। तो इसका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है 90,000 का। ठीक है, तो अब इन दोनों में से जो कम होगा वो राशि हम यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के तौर पे ले लेंगे। सॉरी, ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कितना है 1,02,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 1,02,000 लिख देंगे। तो देखिए एक बार तो आपको मोर वाला अमाउंट लेना है, यानी जब आप इन दोनों में से कंपेयर करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में से तो ज़्यादा वाली राशि लेंगे। फिर वो जो ज़्यादा वाली राशि उसको कंपेयर करेंगे आप स्टैंडर्ड रेंट से, फिर दोनों में से जो कम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
ठीक है। फिर उस राशि को वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, फिर उसे कंपेयर करेंगे आप एक्चुअल रेंट से। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो यहाँ पर आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू के रूप में लिख देंगे। तो एक बार मोर, एक बार लेस और एक बार मोर, इस तरीके से आपको अमाउंट्स को कंपेयर करके एक बार मोर वाला अमाउंट, एक बार हाई लेस वाला, फिर वापस एक बार मोर वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में 3 महीने के लिए मकान किराए पे नहीं उठा हुआ था, यानी वो सेल्फ रेजिडेंस के काम में आया था, तो वो 3 माह हटा के हमने 9 माह का ले लिया। सेकेंड पॉइंट देखिए इसी तरीके से। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि हाउस रेंट फॉर 3 मंथ्स इज़ आउटस्टैंडिंग एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स रिकवरी, यानी कि 3 माह का किराया बकाया है और वो वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, तो हमें ये 3 महीने अलग करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले वही कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको देखिए क्वेश्चन सेम है, उसकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो एक बार हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे 1,02,000, ठीक है। सॉरी, एक्सपेक्टेड रेंट हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 1,02,000 का। तो इस एक्सपेक्टेड रेंट तक तो क्वेश्चन सेम रहेगा, उसके बाद कितना किराया प्राप्त हो रहा है, कितना बकाया है, कितना स्वनिवास के लिए, तो ये सब बाद के पॉइंट है, एक्सपेक्टेड रेंट के बाद के पॉइंट है। तो ये एक्सपेक्टेड रेंट जो 1,02,000 का, ये आने वाले सभी पॉइंट्स में कॉमन रहेगा। उसके बाद पॉइंट में जो सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, प्राप्य किराए में चेंजेस करते जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि 3 मंथ्स नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे 3 महीने हटा दीजिए। देखिए रेंट रिसीवेबल तो 12 महीने का मानेंगे हम, 1,20,000, उसमें से 3,000 हटा दो अनरियलाइज्ड रेंट के। आप चाहें तो यहाँ पे सीधा 10,000 × 9 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 90,000 रहेगा। आप लोगों को समझाने के पर्पज़ से लिखा है कि पहले हमने पूरा किराया लिखा रेंट रिसीवेबल 12 महीने का, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट जो हमें बकाया प्राप्त नहीं हुआ वो हम यहाँ हटा देंगे। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में शो करके नहीं आ रहे हैं तो आप लोग वर्किंग नोट में लिख के आ सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 का वर्किंग नोट जब आप देंगे तो उसमें आप लिख के आ सकते हैं कि यहाँ पे 9 महीने का किराया इसीलिए लिया है क्योंकि 3 महीने का जो किराया है वो बकाया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 10,000 × 9 लिख के भी यहाँ पे 90,000 कर सकते हैं। तो अब आप कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो यहाँ ले लेंगे। तो इस केस में भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो 1,02,000 हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखिए, 1 महीने तो वो खाली रहा और 2 महीने का किराया उसको नहीं मिला। हालांकि देखिए अब सिचुएशन अलग है, वेकेंट रहना और किराया नहीं मिलना दोनों अलग चीज़ें हैं। वेकेंट में कोई किराएदार ही नहीं है तो किराया आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि किराएदार तो रह रहा है लेकिन वो आपको किराया नहीं दे रहा, वहाँ पे आपकी बकाया है। तो ट्रीटमेंट दोनों का कुल मिला के यही होगा कि आपको इन दोनों पीरियड के जो अमाउंट है उसको लेस करना पड़ेगा, यानी वैकेंसी पीरियड जब खाली रहा मकान उस अवधि का किराया भी आपको ऐड नहीं करना है, हटाना है मतलब, और जो बकाया वसूल नहीं हुआ उसका भी आपको लेस करना है। तो फाइनल ट्रीटमेंट तो दोनों अमाउंट्स का यही है कि आपको इनको लेस करना है, लेकिन इनका जो नाम है वो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे एक कहलाएगी वैकेंसी और एक कहलाएगी अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड यानी ना वसूला किराया। तो थर्ड पॉइंट देखिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड रेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि सब पॉइंट्स के लिए सेम रहेगा 1,02,000। अब हम इसको कंपेयर करेंगे हम रेंट रिसीवेबल से, दोनों में से जो ज़्यादा होगा फिर हम उसको ले लेंगे। अब रेंट रिसीवेबल पहले तो हम मानेंगे पूरे 12 महीने का 1,20,000। अब इसमें से हम एडजस्ट कर लेंगे हमें कितना मिला है कितना नहीं मिला। तो यहाँ पे एक तो 2 महीने मकान खाली रहा, ये देखिए वैकेंसी पीरियड 1,000 का, तो यहाँ पे इन्होंने लेस करके लिख दिया। लेकिन उससे पहले इन्होंने एडजस्ट किया है यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट को, यानी बकाया। या अब बकाया था 2 महीने का, तो 10,000 × 2 करेंगे तो 20,000, यानी कि आपका जो बकाया राशि है वो आपको नहीं मिली तो आप उसको लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी फ़ाइनल वैल्यू आ जाएगी 1,00,000। अब उन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आएगा यहाँ जो ज़्यादा वाला अमाउंट होगा वो आपको लेना है, तो 1,02,000 यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब इसमें से हटा देंगे आप वैकेंसी पीरियड, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू बिफोर वैकेंसी पीरियड, यानी वैकेंसी पीरियड जो है वो आपको लास्ट में ऐड करना है, सॉरी लेस करना है एकदम लास्ट में, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के भी बाद में। लेकिन वहाँ पे वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ना लिख के आप पूरी लाइन लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू बिफोर वैकेंसी पीरियड। देखिए इस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू बिफोर वैकेंसी पीरियड 1,02,000। अब इसमें से रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड यानी 1 माह की अवधि में मकान खाली रहा है तो 1 माह का किराया 10,000 रुपये यहाँ पे हटा देंगे हम, तो आपका आया कितना, लेस करेंगे यहाँ पे कितना 92,000। अब यहाँ पे जो लेस करनी, देखिए यहाँ पे लेस करना है, यहाँ पे आपको कंपेयर नहीं करना, जो वैकेंसी पीरियड हटाने के बाद आपको कंपेयर नहीं करना है। जो कंपैरिजन करेंगे आप एक्सपेक्टेड रेंट से, रेंट रिसीवेबल का एक्सपेक्टेड रेंट से, वो केवल अनरियलाइज्ड रेंट हटा के करेंगे, उसके बाद आप वैकेंसी पीरियड लेस करेंगे, ठीक है। वैकेंसी पीरियड एकदम लास्ट में लेस होगा, उससे पहले अनरियलाइज्ड रेंट लेस होगा। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, दिस हाउस रिमेंड वेकेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए खाली रहा, तो 3 महीने की वैकेंसी हमें यहाँ से हटा देनी है। ये देखिए एक्सपेक्टेड रेंट वही 1,02,000। अब रेंट रिसीवेबल तो हम ये मानेंगे 12 महीने का के हिसाब से
10,000 इंटू 12। अब यहाँ पे अनरियलाइज रेंट नहीं है, यानी बकाया नहीं है, यहाँ पे है खाली रहने की अवधि। तो खाली रहने की अवधि हम बाद में घटाते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो 1,20,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू बिफोर वैकेंसी पीरियड हम लिख देंगे 1,20,000। अब इसमें से लेस कर देंगे हम रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, यानी मकान खाली रहने की अवधि 3 माह थी 10,000 के हिसाब से, 30,000 लेस कर देंगे तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी 90,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट है आपका, दिस हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 2 मंथ्स, यानी 2 महीने के लिए तो स्वनिवास के लिए था, तो ये हम हटा देंगे, अमाउंट रिसीव्ड में ही हम सीधा केवल 10 महीने का किराया लेंगे। एंड रेंट फॉर 3 मंथ इज़ आउटस्टैंडिंग, और उसके वापस होने के भी कोई चांस नहीं है। तो 3 माह का तो बकाया, यानी ये आपको ग्रॉस एनुअल उसमें से लेस करना है रेंट रिसीवेबल में से, और ये 2 माह का आपको यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो लेना ही नहीं है। तो देखिए इसको कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट वही 1,02,000 यहाँ पे आपने लिख दिया। अब रेंट रिसीवेबल तो ये हमें सीधा लेना है 10 माह का, क्योंकि 2 माह पे वो किराए स्वनिवास के हेतु काम में आया, तो यहाँ पे 1,00,000 लिख लिया। अब अनरियलाइज रेंट वो है, इसी में से लेस होता है, रेंट रिसीवेबल में से ही अनरियलाइज रेंट यानी जो बकाया राशि है वो लेस होती है। अगर वैकेंसी पीरियड है तो वो इसके बाद में लेस होगा, यानी ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे बिफोर वैकेंसी पीरियड उसके भी बाद में लेस होगा। तो यहाँ पे अनरियलाइज रेंट है, तो 10,000 इंटू 3 करके 30,000 की हम यहाँ पे हटा देंगे तो आ जाएगा 70। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे, जो कि है आपका 1,02,000। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, दिस हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 2 मंथ एंड रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ, यानी कि अब देखिए ये इस सिचुएशन की ही मॉडिफिकेशन है। 2 माह खाली रहा जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, और 2 माह के लिए यहाँ पे ये वेकेंट रहा। तो देखिए 2 माह के लिए खाली रहा। एक्सपेक्टेड रेंट ले लेंगे पहले हम, वही 1,02,000 यहाँ पे। अब रेंट रिसीवेबल है तो वही 10 माह का लेंगे, क्योंकि 2 माह के लिए स्वनिवास हेतु प्रयोग में आया, तो यहाँ पे जो किराए की अवधि है वही 10 माह की मानी जाएगी। तो यहाँ पे आ गया आपका 1,00,000 रुपये। लेकिन अब आपको लेस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। अनरियलाइज्ड रेंट होता तो आप तुरंत रेंट रिसीवेबल में से माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर है वैकेंसी पीरियड का, तो उससे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेनी पड़ेगी बिफोर वैकेंसी पीरियड वाली। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो ले लेंगे, तो यहाँ 1,02,000 आ गया। तो ये क्या आ गई आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बिफोर वैकेंसी पीरियड। अब इसमें से हम लेस कर देंगे रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड ऑफ 2 मंथ्स एट द रेट ₹10,000 पर मंथ। ठीक है, तो 20,000 रुपये आप यहाँ लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 82,000। तो हमने ये 5 सिचुएशंस देखी। ठीक है, ये देख लीजिए आप क्वेश्चन एक बार और। हमने ये 5 सिचुएशन देखी हैं जिनके अंदर जिनको ध्यान में रखते हुए आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो मोस्ट पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं वो सारी इस क्वेश्चन में आ गई हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 4 नंबर के उसमें भी आ सकते हैं, 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में। तो उसमें 5 ना देके 3 ही पॉइंट्स दे दिए, या 2 पॉइंट्स दे दिए, या 5 पॉइंट्स दे दिए। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना के विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपको अपनी कैलकुलेशंस शो करके आनी है।